Hello everyone, good evening. Welcome to EW classes. My name is Vasist. आज हम लेकर आए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी इलास्टिसिटी का सेकंड लेक्चर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इलास्टिसिटी होती क्या है, स्ट्रेस क्या होते हैं, स्ट्रेस के टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रेन क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने कवर किया था। अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर कवर करके फिर आप सेकंड लेक्चर पाइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर करेंगे व्हाट इज हुक्स लॉ, व्हाट इज हुक्स लॉ and what is Hooke's law and modulus of elasticity। सेकेंड हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ modulus of elasticity। थर्ड हम कवर करेंगे इन सभी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इन्हीं सारी टॉपिक्स पे आज हम और हमारा लेक्चर इन्हीं सारी टॉपिक्स पे रहेगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती क्या है। ओके, तो लिखिए according to this law the stress produced in a body is directly proportional to strain। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब अगर आप किसी बॉडी में स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन, जाहिर सी बात है, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जैसे ये हमारा रिजिड बॉडी है, हमने रॉड लिया। ओके, ये हमारी रिजिड बॉडी है, हमने रॉड लिया। अब इस रॉड को हमने स्ट्रेच किया, मतलब स्ट्रेस लगाया तो फोर्स हमने लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स में लगाया। तो जब हमने इसको खींचा, स्ट्रेच किया, तो इस ये जमा रॉड इसकी लेंथ भी बढ़ेगी। अगर लेंथ बढ़ी, स्ट्रेस तो हमने लगाया, स्ट्रेस बढ़ा ही, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका लेंथ भी बढ़ेगा। अगर लेंथ बढ़ा तो डायमेंशन में भी चेंजिंग आ रहा है। डायमेंशन क्या हो रहा है? इसका बढ़ रहा है। अब यही तुम्हारा स्ट्रेंथ है ना, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर हमारा डायमेंशन भी बढ़ रहा है, डायमेंशन भी बढ़ा मतलब यानी लेंथ भी बढ़ा, इसका मतलब स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, यानी स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि stress is directly proportional to strain। समझ रहे हैं? अब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है E। क्या मिलता है? E। इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, E इंटू में स्ट्रेन। यहां से हमको एक रिलेशन मिलता है E बराबर
स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ओके, ई को हम कहते हैं, ई को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन की बात करें, यूनिट की बात करें, तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि स्ट्रेन की ना कोई यूनिट होती है, ना ही कोई इनका डायमेंशन होता है। इसका मतलब जो डायमेंशन या फिर जो यूनिट स्ट्रेस की होती है, वही यूनिट डायमेंशन किसकी भी होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई की भी होगी। मतलब हम लिख सकते हैं इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज ML इनवर्स T टू द पावर माइनस। समझ में आया? चलिए हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जैसे ये हमारा रॉड था, ओके, ये हमारा क्या था, रॉड था। अब रॉड को आपने फोर्स लगा के खींचा या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया, जैसे अब मान लीजिए रॉड की लेंथ थी पहले इनिशियल कंडीशन में L थी, आपने जब फोर्स लगाया तो रॉड खींचेगी, जब रॉड खींचेगी तो कुछ ना कुछ लेंथ तो बढ़ेगा ही। तो मान लेते हैं जब खींचने के बाद रॉड यहाँ ये यहाँ तक आ गया था, और इधर भी खींचा यहाँ तक आ गया। अब अगर आप देखेंगे लेंथ हमारी, अब ये लेंथ हमारी ये इतनी हो गई, पहले की अपेक्षा अब लेंथ तो बढ़ी ना। अगर लेंथ बढ़ गई तो स्ट्रेस तो पहले भी बढ़ रहा है, अगर लेंथ बढ़ी तो स्ट्रेन हमारा बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा जाए अगर हम स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसका मतलब अगर हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाया कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमको यहाँ से एक रिलेशन मिला E इक्वल स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब E को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज ML इनवर्स T टू द पावर माइनस 2। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारा रहेगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सेकेंड टाइप हमारा रहेगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सेकेंड रहता है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड थर्ड हमारा रहता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थ्री टाइप्स के होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकेंड है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड थर्ड है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के फर्स्ट टाइप में, जो है हमारा फर्स्ट टाइप जो हमारा है यंग्स
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फर्स्ट टाइप है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए लिखिए, द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain produced in a body is called Young's modulus of elasticity। ओके, लिख सकते हैं इट इज डोनेटेड बाई कैपिटल वाई। ओके, फॉर्मूला इसका बनता है y इक्वल longitudinal stress बाई longitudinal strain। इसकी एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला होगा ml इनवर्स t टू द पावर -2, और ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब आप फार्मूला निकाले थे स्ट्रेस का, स्ट्रेस का फार्मूला आप क्या निकाले थे? आप निकाले थे स्ट्रेस इक्वल F बाई ए, और स्ट्रेन आपने निकाला था स्ट्रेन इक्वल डेल एल बाई एल, मतलब चेंज इन लेंथ बाई में ओरिजिनल लेंथ। यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? F बाई ए बाई में डेल एल बाई एल। ओके, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल F इंटू एल बाई ए इंटू डेल एल। यहां से लिखते हैं y इक्वल F एल ए डेल एल। ओके, ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। चलिए, अब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेकेंड टाइप में चलते हैं, जो था हमारा क्या था? सेकेंड टाइप हमारा था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये था हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेकेंड टाइप। ओके, अब ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। The ratio of volume stress to
वॉल्यूम स्ट्रेन produced in a body is called bulk modulus of elasticity. मतलब रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज कॉल्ड वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए अब आप लिख लीजिए, इसको प्रेजेंट करते हैं। इट इज डोनेटेड बाई कैपिटल बी। यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है बी इक्वल वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, अब इसके पहले आप वॉल्यूम स्ट्रेस निकाले थे। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या निकाले थे आप? हम निकाले थे डेल पी। क्या निकाले थे? डेल पी। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या निकाले थे आप? वॉल्यूम स्ट्रेन निकाले थे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। ये निकाले थे ना, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो क्या मिलेगा? चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल वी बाई डेल वी। ओके, समझ में आया? इसको हम लिख सकते हैं B इक्वल डेल पी। ये डेल पी हमारा चेंज इन प्रेशर इंटू V और डिवाइड बाई डेल V। ओके, अब ये सारी चीजें अलग दिन जो आज ये लेक्चर पहली बार ले रहे हैं वो पहले पीछे वाले लेक्चर कवर करके फिर देखिए, आप जान जाएंगे डेल पी होता क्या है। ओके, डेल पी वॉल्यूम स्ट्रेस में बताया गया था क्या होता था, वहाँ सारी चीजें कवर की गई। यहाँ पे एक बार पीछे लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, फिर आइए इसको लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेल पी हम वहाँ पे करा था वॉल्यूम स्ट्रेस, और डेल वी बाई वी ये था हमारा चेंज इन वॉल्यूम, बाई में चेंज इन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से हमको रिलेशन मिला बी इक्वल डेल पी इंटू वी बाई में डेल वी। ओके, अब चलिए अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, मतलब इन न्यूमेरिकल आप लिख सकते हैं इन न्यूमेरिकल। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हम ले लेंगे b इक्वल माइनस डेल पी वी अपान डेल वी। हम माइनस अपने से यहाँ लगा लें। क्यों लगा लेंगे? क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए पॉजिटिव में। अब जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। उसको निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम पहले से इसमें निगेटिव लगा देंगे, जिससे अगर निगेटिव आया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको जो न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी वो पॉजिटिव मिलेगी, इसीलिए हम यहाँ पहले से निगेटिव लगाकर चलेंगे। ओके, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट जो सभी की इसकी वही होगी। एसआई यूनिट जो होगी वो होगी हमारी एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला होगा इसका m l इनवर्स t टू द पावर -2, और ये हमारा है स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के थर्ड टाइप की ओर चलते हैं। ओके, थर्ड टाइप हमारा क्या था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? लिखिए the ratio of टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस आप बोल सकते हैं, चाहे जो बोलिए, टू टेंजेंशियल
strain is produced in a body is called modulus of rigidity। ओके, यहाँ लिख लीजिए कि इसको रिजल्ट कैसे कहते हैं। इट इज जनरेटेड बाई कैपिटल जी, इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला हमारा बन क्या आता है, G इज इक्वल टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाई टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, अब टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बन कर आया था, F बाई ए, इसका क्या आता है X बाई एल। ओके, तो क्या फॉर्मूला होगा, G इक्वल F बाई ए X बाई एल। अब ये F बाई ए रहेगा, X बाई एल को हम लिख सकते हैं फाई, हाँ मैं लिखा था ना फाई एंगल, पीछे डायग्राम में बताया गया था फाई। ओके, तो अब ये हमारा बनता है, इसको हम लिख सकते हैं G इक्वल F A फाई, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला बन के आता है। ओके, बाकी सारी इस वैल्यू वही रहेंगी, सारा SI यूनिट जो कुछ पीछे था वही सही यहाँ भी रहेगा, डायमेंशनल फार्मूला यहाँ भी रहेगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो मैं उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती क्या है। हुक समय यानी हुक लॉ, उनके टाइप्स क्या हैं, 3 टाइप्स थे हमारा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड थर्ड था हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसी ट्रैक ले लीजिए। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, अ वेट ऑफ 5 kg सस्पेंडेड फ्रॉम वायर। मतलब एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर और उस वायर की लेंथ दी गई है 2 मीटर और उस वायर से 5 kg का एक वेट सस्पेंड किया, मतलब रखाया गया है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, थर्ड है इलोंगेशन इन वायर ऑफ लेंथ ऑफ वायर। इसका मतलब कि जो वायर था, जब हम उस वायर से 5 kg का वायर हमने सस्पेंड किया तो वायर के लेंथ में क्या चेंजेस आए, मतलब डेल एल, हमें डेल एल बताना है। क्वेश्चन में आपको गिवन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वायर दिया है 1.0 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड जी की वैल्यू भी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, मतलब देखिए जैसे ये हमारा वायर है, ओके, ये हमारा वायर है, ठीक, ठीक। अब ये होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दिया गया है कितना 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हो 1.0 × 10⁻⁻4 मीटर, ओके, मीटर स्क्वायर। मतलब ये लिख हो गया हमारा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि इसका यूनिट जो होती है वो मीटर में ही होती है, इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आया वो क्या है हमारा, ए इक्वल में 10⁻⁻4, मतलब 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हमें एरिया दिया गया है किसका, वायर का। अब इस वायर की लेंथ दी गई है, इस वायर की लेंथ दी गई, मतलब एल हमें दिया गया कितना 2 मीटर, हमें एल दिया है 2 मीटर, मतलब हमें एल भी दिया है, ए भी दिया है। हमें पहले पूछा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्या पूछा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपका होता क्या था, स्ट्रेन स्ट्रेस, ओके।
पहले हम निकालते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो आपको पता होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था आपका एफ वाई ए। ओके, इसको हम यहाँ इसको भूल जाइए, ठीक है। मतलब जो हमारा एरिया आया है वो क्या है, ए इक्वल 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब इस वायर से हमने एक 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट सस्पेंड करा। कितने केजी का, 5 kg का। 5 kg दिया है ना, 5 kg का हमने एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, mg लगेगा। ओके, मतलब जो हमारा फोर्स लगेगा क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा mg मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी की वैल्यू। तो मास कितना है, 5 है, तो 5g डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है आपकी 10⁻⁻⁴। तो हमें यहाँ मिलता है 5 इंटू जी की वैल्यू दी गई यहाँ पर 10, क्या दी गई है 10, और डिवाइड बाई 10⁻⁻⁴। ओके, लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻10, 10 ऊपर चला गया, ये +4 हो गया, 5 इंटू 10⁵ क्या निकला, ये हमारा स्ट्रेस निकला। क्या निकला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा क्या निकला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकली हमारी, ये निकली। ओके, तो चलिए अब हम निकालते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हम कहीं लिख लेते हैं, हमको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकली है, मतलब सिग्मा बराबर हमें मिला है 5 इंटू 10⁵। ओके, चलिए मतलब हमने इसकी एक चीज तो फाइंड कर ली, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब फाइंड करना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अभी आप पढ़े हैं, अभी आपने पढ़ा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पढ़ा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वहां से आपको एक रिलेशन मिला था, फार्मूला जो मिला था y इक्वल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमको निकालना क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो हम इसे लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 4 डिवाइड बाई y। ओके, अगर हमको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चाहिए तो इस फार्मूला को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई y। और y क्या है हमारा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमने निकाला, क्या निकाला है 5 इंटू 10⁵ और डिवाइड बाई y की वैल्यू यहाँ दी गई है, कितनी दी गई है 1.0 इंटू 10⁻10। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻10। क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू क्या मिली हमें 5 इंटू 10⁻5। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमें क्या मिला 5 इंटू 10⁵। ओके, अब स्ट्रेस की यूनिट आपको पता है, यहाँ इसकी यूनिट लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ओके, चलिए ये भी फाइंड हो गया। अब हमें क्या निकालना, एलोंगेशन इन वायर निकालना। क्या निकालना है, एलोंगेशन इन वायर। ओके, चलिए इरेज कर दें। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है आपका, ये होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब डेल एल बाई एल। ओके, हमको इलांगेशन इन वायर पूछा, इलांगेशन इन लेंथ ऑफ वायर मतलब वायर कितना स्ट्रेस होने के बाद बढ़ी, डेल एल हमें बताना है। तो डेल एल जगह हम लिख सकते हैं ना, इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं डेल एल इक्वल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन
इंटू ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अभी आप निकाले, क्या निकाले थे, 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ओरिजिनल लेंथ क्या है आपकी 2 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है 5 टू 10 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ से हमें मिलता है 10⁻⁻6 मीटर, ये हमें मिलता है डेल। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड अ वेसल इज 2 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर डेल पी इट्स वॉल्यूम डिक्रीज बाय 0.05 सेंटीमीटर। मतलब एक हमारा कोई कुछ भी है वॉल्यूम है, उसमें हमने प्रेशर को अप्लाई किया तो उस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो ओरिजिनल वॉल्यूम में 0.05% घट गया, मतलब उसका वॉल्यूम 0.05% डिक्रीज हो गया प्रेशर लगाने पर। ठीक है, अब बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपको दी गई, आपसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन क्या होगा और प्रेशर डेल पी, आखिर वो प्रेशर क्या था जिससे आपका 0.05% वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हमको दिया क्या है, गिवन आप लिख सकते हैं, गिवन बी बल्क मॉडुलस कितना दिया हुआ है 2 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब समझिए कि अगर 0.05% डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, इसका मतलब कि रहा कितना होगा 100%। कोई भी चीज अपने खुद पर 100% तो होता ही है ना, अगर वो चीजें 100% होगी तो डिक्रीज अगर 0.05% होगा, इसका मतलब वो 100% में से 0.05% डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.05 डिवाइड बाई 100। ओके, सॉल्व करेंगे, पॉइंट अगर हटाना है तो ऊपर भी 100 नीचे भी 100, ये हो गया हमारा 5 डिवाइड बाई 10⁴ इक्वल 5 इंटू 10⁻⁻4। हमें ये मिला वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन में क्या मिल गया 5 इंटू 10⁻⁻4 मिल गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, प्रेशर पूछा है। क्या पूछा है, प्रेशर पूछा है। तो बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या निकलता है, B इक्वल डेल P डिवाइड बाई डेल V होल डिवाइड बाई V। ठीक है, समझ रहे हैं। अब हमको चाहिए डेल पी, क्या चाहिए, डेल पी चाहिए, तो डेल पी को हम लिख सकते हैं बी इंटू में डेल वी होल डिवाइड बाई। ओके, चलिए अब बी की वैल्यू हमें दी गई, कितनी दी गई है 2 इंटू 10⁹ इंटू डेल वी। अभी हमने निकाला, क्या निकाला था, ये इसकी पूरी वैल्यू निकाला, डेल वी बाई बी की वैल्यू हमने अभी तो निकाला। अभी क्या निकाला था, डेल वी बाई बी की वैल्यू भी क्या निकाला, मतलब जो हम वॉल्यूम स्ट्रेन निकाला, क्या निकाले थे 5 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻⁻4। चलिए अब हमारा क्या होगा, डेल पी इक्वल 5 टू 10 इंटू 10⁵, इसको हम लिखते हैं डेल पी इक्वल 10⁶। प्रेशर हमारा क्या निकला 10⁶। नोट कर लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आप सभी को समझ में आया होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेनेशन आज हुआ है। ठीक है, इस लेक्चर के PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।